इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंतर को पढ़ेंगे। ये अंतर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इन सभी अंतरों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। तो देखिए, संचारी भाव की संख्या 33 है, स्थायी भाव की संख्या 10 है। दूसरा अंतर है ये आते जाते रहते हैं। संचार मतलब होता है आना जाना, तो संचारी भाव आते जाते रहते हैं और स्थायी भाव संचरित नहीं होते हैं। फिर संचारी भाव क्या है? एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, जबकि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो संचारी भाव किसी भी रस में कई सारे हो सकते हैं, लेकिन स्थायी भाव केवल एक ही होता है। तो ये आपके पहला अंतर हुआ संचारी भाव और स्थायी भाव में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा अंतर, विभाव और अनुभाव में अंतर। तो देखिए, विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्थायी भाव जो संचरित नहीं होते हैं, तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण जो होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। और अनुभाव आश्रय के बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, अनुभाव के 8 भेद होते हैं। माता को देखकर हृदय में वत्सल का उमड़ना विभाव है। माता को देखकर बच्चे को शारीरिक क्रिया जैसे दुलार, गले लगना, ये सब अनुभाव है। ठीक है, तो ये यहाँ पर विभाव और अनुभाव में अंतर हुआ। अब अगला अंतर है संधि और समास में अंतर। तो देखिए, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों, संधि में 2 वर्णों का योग होता है, जबकि समास में 2 पदों का योग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। समास में पद जुड़ते हैं, जबकि संधि में वर्ण जुड़ते हैं। ठीक है, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, जबकि समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। अगला अंतर है संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, और समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। अगला अंतर है इंपॉर्टेंट है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में भगवान राम के संपूर्ण चरित्र का, पूरे जीवन का संपूर्ण चित्रण किया गया है, इसलिए ये महाकाव्य है। इसी प्रकार से खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का, यानी कुछ ही समय का वर्णन होता है। उदाहरण यहाँ पर पंचवटी हो जाएगा। और इसका अगला अंतर है इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है। ठीक है, और खंड काव्य में एक ही रस का वर्णन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। अगला अंतर है नाटक और एकांकी में। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। तो देखिए, जब भी कोई नाटक होता है उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक है, और एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं। नाटक दृश्य काव्य का बड़ा रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। दृश्य काव्य का मतलब होता है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, तो नाटक हम देखते हैं और वो जो नाटक होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, तो वो दृश्य काव्य का बड़ा रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। सारे अंतर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन सभी अंतरों को याद कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके और वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।